Okay, so let's revise first yesterday's lecture. Okay, we have started with the class testing. Uh, class is the smallest testable unit which consists of data members and member functions. इसका program already हम last classes में देख चुके हैं. So what you have to do, you have to test each operation that is present in a class, and that operation is related to if other operations and if other classes, then you have to test that particular class hierarchy as well. ओके मतलब जहाँ जहाँ पर भी पर्टिकुलर क्लास का यूज़ हो रहा है, जिस भी तरह वो क्लासेस रिलेटेड है, तो आपको हर उसकी हायरार्की को, हर उसकी जो लेवल्स हैं टेस्ट, उसके हर लेवल्स पे आपको क्या करना है, टेस्टिंग को अप्लाई करना है. देन why we have to apply each and every classes, because classes are the base of software development. Okay, so you have to test each and every class. So class involves you have to, in whenever you do a class testing, you have to see several aspects of it. फर्स्ट ऑफ ऑल टेस्टिंग ईच मैथड, जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक मेंबर फंक्शन को आपको क्या करना है, क्लास के टेस्ट करना है, हर एक मेंबर फंक्शन को. फिर उन मेंबर फंक्शंस के बीच में यदि कोई रिलेशनशिप है, इफ वन मेंबर फंक्शंस आर यूज्ड in another member function with the help of an object, or if it is used in another class, है ना, whatever, या कोई ओवरराइडिंग यूज हो रही है या कोई ओवरलोडिंग यूज हो रहा है, वेरेवर कहीं पर भी मेथड्स जो है वो आपस में इफ इट इज, यदि वो यूज हो रही है तो आपको उनको टेस्ट करना है. एंड देन लास्टली यू हैव टू टेस्ट द इनहेरिटेंस, दैट इज द रिलेशन बिटवीन क्लासेस एंड इट्स सब क्लासेस. ठीक है, आपको इसके बीच की जो रिलेशनशिप है वो भी क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा. So this is how the conventional testing and class testing is different from each other, because conventional testing में आप इतना depth में नहीं जाते हो, you just perform black box testing in which you give some input and according to that input you get some corresponding outputs, right? But white box testing में क्या हो रहा है, white box testing में आप हर एक method, उसकी sequence, how it is designed, how it is लिविंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, आप हर चीज़ बहुत ज़्यादा डेप्थ में देख रहे हो, तो वाइट बॉक्स टेस्टिंग जो है वो अप्लाई होती है. दिस इज द सिंपल डायग्राम विच रिप्रेजेंट्स हाउ ईच एंड एवरी क्लासेस इन इज बीइंग टेस्टेड विद द हेल्प ऑफ टेस्ट केसेस. ठीक है, तो टेस्ट केसेस क्या होता है ये हम नेक्स्ट स्लाइड्स में पढ़ने वाले हैं. सो आप जब भी टेस्ट केस डिज़ाइन करेंगे तो उसके हेल्प से आप क्लास की टेस्टिंग कैसे करेंगे, क्लासेस को कैसे टेस्ट करेंगे, उसके कुछ स्टेप्स है जो आपको फॉलो करनी है. देयर आर मेनली 3 स्टेप्स. पहली स्टेप तो ये है कि हर एक टेस्ट केस को आपको यूनिकली आइडेंटिफाई करना है कि कौन से टेस्ट केसेस जो हैं वो एप्लीकेबल हो सकते हैं पर्टिकुलर क्लास के लिए. फिर आपको क्या करना है, उसके हम क्यों टेस्टिंग कर रहे हैं, हमारी टेस्टिंग का के पीछे पर्पस क्या है, आपको पर्पस को भी आइडेंटिफाई करना है. और जब भी आप टेस्ट केसेस बनाओगे तो एवरी टेस्ट केसेस मस्ट कंटेन अ लिस्ट ऑफ मैसेजेस एंड ऑपरेशंस दैट विल एक्सरसाइज एज अ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द टेस्ट. मतलब आपको आपने क्या काम किया है, हाउ यू अप्लाइड टेस्टिंग, आपको ये भी डिटेल में बताना पड़ेगा. Then you have to also emphasize on a list of exceptions which may occur, right? जब भी आप टेस्टिंग कर रहे हैं कुछ एक्सेप्शंस हैं वहाँ पर जिसको आपको कंसिडर करना है. उसके पर्टिकुलर जो मैसेजेस हैं, है ना, कि सपोज आप विड्रॉवल कर रहे हैं बैंक में और विड्रॉवल आपके अमाउंट, आपका जो अकाउंट है उसमें सफिशिएंट बैलेंस नहीं है, तो इनसफिशिएंट बैलेंस, दिस इज एन, मतलब आपको ये आंसर जो है वहाँ पर आना चाहिए. जैसे हम ट्राई कैच का यूज़ करते हैं जावा में, तो वो एक्सेप्शंस जो है, वॉट एवर एक्सेप्शंस आर अप्लाइड टू योर सिस्टम, वो एक्सेप्शंस भी यहाँ पर दिखाई देना चाहिए. फिर एनी एक्सटर्नल कंडीशंस फॉर सेटअप, आपको कोई नया एनवायरनमेंट चाहिए या पर्टिकुलर कोई चीज़ यूज़ करने के लिए, होता है ना, कई बार हम कोई चीज़ यूज़ करते हैं तो हमें अलग से मैसेज आता है कि फॉर द सपोर्ट ऑफ द सेम यू हैव टू ऑल्सो इंस्टॉल दैट पर्टिकुलर डैश डैश डैश. तो मतलब कोई सपोर्टिंग आपका कोई सेटअप हो, है ना, या कोई एडिशनल फाइल हो जिसकी आपको रिक्वायरमेंट हो, तो वो सब भी आपको, सप्लीमेंट्री आइटम्स को भी आपको क्या करना है, इनकलकेट करना है बिफोर द टेस्टिंग और ड्यूरिंग द टेस्टिंग. And instead of this all, you can use some automated testing tools also.
है ना। मैनुअल टेस्टिंग भी होती है और ऑटोमेटिक टेस्टिंग भी होती है। फिर यस, कल की क्लास में मैंने आपको ये भी बताया था कि हाउ टू डिजाइन योर टेस्ट केसेस। तो जितने भी टेस्ट केसेस है उसको आप एक आईडी प्रोवाइड कर दीजिए 1 2 3 4 5 6 लाइक दैट, और किस पर्टिकुलर फीचर के लिए, किस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए उसको आप टेस्ट कर रहे हो उसका नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर व्हाट विल बी द डिस्क्रिप्शन, एक स्मॉल छोटा सा डिस्क्रिप्शन आप टेस्ट का दे सकते हैं। देन प्री रिक्विजिट, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई एनवायरमेंटल कंडीशन आपको सेटअप करना है या आपको कोई पर्टिकुलर इंस्टॉलेशन करना है, मतलब वॉट एवर टेस्टिंग करने से पहले जो भी आप अप्लाई करेंगे वो प्री रिक्विजिट में आ जाएगा। देन हाउ विल यू बी गोइंग टू टेस्ट, उसकी प्रोसीजर स्टेप्स जो है दैट यू हैव टू स्पेसिफाई। then some criteria you have to decide कि whether testing is pass or fail, मतलब उस पास और फेल का आपको कुछ क्राइटेरिया डिसाइड करना पड़ेगा कि मोर देन 40% इज पास, मोर देन लेस देन 40% इज फेल। तो इस तरह से आप पास क्राइटेरिया के हिसाब से यू विल गिव द रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ पास और फेल। ओके, फिर इस तरह से मैंने आपको बाकी सारी चीज़ें कल बताई थी। आप कब उसको आप कब उसको आइडेंटिफाई कर रहे हो, आपको एरर कब आइडेंटिफाई हुई है, आप कोई डिफेक्ट सपोज आता है आपका, तो डिफेक्ट को भी एक आईडी आप प्रोवाइड कर दो ताकि वो बाद में आईडी के हेल्प से रिजॉल्व हो सके पर्टिकुलर डिटेल। फिर आपको कोई एडिशनल कमेंट डालना हो तो आप एडिशनल कमेंट डाल सकते हो। कोई एडिशनल एनवायरनमेंट आपने सेटअप किया है तो उस एनवायरनमेंट के बारे में या उस ब्राउजर के बारे में वॉट एवर, है ना, उसका रिग्रेशन लेवल जो है कि अप टू व्हाट एक्सटेंट इट विल वर्क, हर चीज़ एवरीथिंग रिलेटेड टू दी टेस्टिंग आपको क्या करना है इस क्राइटेरिया में लिखना है। तो ये एक बहुत स्टैंडर्ड, आप बोल सकते हो कि स्टैंडर्ड टेबल है जिसको आप यूज़ करते हो, बट हर बार इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट एवरी टेस्टर्स आर यूजिंग दिस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड। आप इसमें से कुछ चीज़ें, मतलब कुछ कॉलम्स जो है वो हटा भी सकते हो, इट इज़ नॉट एट ऑल कंपल्सरी टू इनकलकेट। ओके, देन द मेन थिंग विच यू हैव टू राइट दैट इज दी, आपने जो टेस्ट की प्रोसीजर लिखी है, जो स्टेप्स लिखी है कि हाउ यू विल बी गोइंग टू कंडक्ट अ टेस्ट, है ना, टेस्टिंग कंडक्ट कैसे करोगे, तो आपको स्टेप्स उसके 1 बाय 1 लिखनी है। उन स्टेप्स पे आप क्या एक्शन परफॉर्म करोगे वो एक्शन आपको मेंशन करना है। फिर एक्शन परफॉर्म करने के बाद व्हाट इज योर एक्सपेक्टेड रिजल्ट, जो आपने सोच के रखा है, बट व्हाट इज द एक्चुअल रिजल्ट जो आपको आपका एप्लीकेशन दे रहा है, और उसके बेसिस पे आपको फिर कमेंट भी लिखना है। कमेंट लिखना है मतलब कि वाई योर एक्चुअल रिजल्ट डेविएट फ्रॉम दी एक्सपेक्टेड रिजल्ट, आपको इसके बारे में भी लिखना है कि आपका जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो डेविएट क्यों हुआ एक्चुअल रिजल्ट से, और क्या प्रॉब्लम है आपके सिस्टम में जिसके कारण डेविएशन आया है रिजल्ट में, राइट। फिर देयर आर सम सैम्पल्स जो हमने कल डिस्कस किए थे, जिसमें हमने ये देखा था कि हाउ योर टेस्ट केसेस कैन बी रिटर्न, है ना। तो आप जो भी एक्शन परफॉर्म कर रहे हो, सपोज आप किसी एप्लीकेशन को लॉन्च करना चाहते हो, मतलब आप फेसबुक को यूज़ करना चाहते हो, तो आपको इनपुट देना पड़ेगा, दैट इज www.facebook.com, राइट। जब भी आप ये इनपुट देते हो तो उस, यदि वो यूआरएल आपने सही लिखी है, जिसमें फेसबुक की स्पेलिंग राइट लिखी है ना, तो आपका क्या होगा, एक्सपेक्टेड आउटकम क्या रहेगा कि आपका फेसबुक का होम पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। और इफ द एवरीथिंग इज वेंट राइट, है ना, तो आपका जो फेसबुक का होम है वो अपने आप ओपन हो जाएगा। मतलब इस केस में आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट और मतलब एक्सपेक्टेड आउटकम और एक्चुअल आउटकम दोनों क्या है, सेम है, मतलब आप पास हो गए हैं, आपकी टेस्टिंग जो है वो राइटली परफॉर्म हुई है, राइट। अब इसका जो आप, ये पॉजिटिव साइड हो गया, इसका नेगेटिव साइड क्या हो सकता है कि जब आपने इनपुट दिया और सपोज इनपुट में आपने कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, है ना, या अपनी यूआरएल को प्रॉपर नहीं लिखा, तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपका जो एक्सपेक्टेड आउटकम है वो डेविएट हो जाएगा आपके एक्चुअल आउटपुट से, राइट। तो उस केस में आपका जो टेस्ट रिजल्ट है वो फेल हो जाएगा, उस केस में फेलियर हो जाएगा। सिमिलरली जब हम कोई लॉगिन करते हैं, सपोज gmail.com में हम लॉगिन करते हैं, जब उसमें फेसबुक और पासवर्ड डालते हैं, सॉरी लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालते हैं, तो समटाइम्स होता है कि हमारा जो लॉगिन आईडी हम गलत डाल देते हैं, तो वो हमें मैसेज दे देता है कि इनवैलिड लॉगिन आईडी। मतलब ये वाला जो टेस्ट केस है वो भी पास हो जाएगा। क्यों पास हो जाएगा कि जब भी हम लॉगिन आईडी या पासवर्ड गलत डालते हैं तो सिस्टम से मैसेज जरूर आना चाहिए कि जो एंटर किया है आपने क्रेडेंशियल्स दैट आर रॉन्ग क्रेडेंशियल्स, प्लीज ट्राई विद अनदर क्रेडेंशियल्स, आता है हमेशा मैसेज, तो ऐसा आना चाहिए आपका मैसेज। तो यदि आप राइट डाल रहे हो
तो फिर डायरेक्टली आपका जो पर्टिकुलर होम पेज है जिसके लिए भी आप लॉगिन कर रहे हो वो होम पेज आपका ओपन हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आपको टेस्ट केसेस लिखना है। यदि आप राइट क्रेडेंशियल्स डालेंगे तो आपका एक्सपेक्टेड और एक्चुअल रिजल्ट एकदम राइट हो जाएगा और उसके करस्पॉन्डिंग आपका रिजल्ट पास आएगा। यदि आप क्रेडेंशियल्स रॉन्ग डाल रहे हैं तो रॉन्ग क्रेडेंशियल्स जब डलते हैं तो रॉन्ग क्रेडेंशियल्स का करेक्ट मैसेज आना चाहिए आपके सिस्टम से कि आपके क्रेडेंशियल्स रॉन्ग हैं, प्लीज इंसर्ट या प्लीज एंटर द राइट क्रेडेंशियल्स। तो उस केस में भी आपका रिजल्ट हमेशा पास ही होगा। क्यों? क्योंकि आपका, और यदि क्रेडेंशियल्स रॉन्ग डाल रहे हैं और आपको कोई मैसेज नहीं आ रहा है, आप सिंपली आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है, राइट, तो उस केस में आपका फेल आना चाहिए आपका टेस्ट का रिजल्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इस तरह से आपको टेस्ट केसेस को लिखना है। जैसे देखो यहाँ पर कुछ सैंपल्स ले रखे हैं। यूजर आईडी पासवर्ड आर ब्लैंक, यदि ब्लैंक है और आपने डायरेक्टली सबमिट कर दिया तो वहां से एरर मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए कि एंटर यूजर आईडी एंड पासवर्ड। और यदि मैसेज डिस्प्ले होता है मतलब आपका जो टेस्टिंग है वो राइट है, मतलब आपका जो रिजल्ट है वो पास हो जाएगा उस केस में। फिर ओनली यूजर आईडी ब्लैंक है या ओनली पासवर्ड ब्लैंक है तो डिफरेंट डिफरेंट उसके मैसेज में आना चाहिए कि एंटर यूजर आईडी या एंटर पासवर्ड। या आपका यूजर आईडी करेक्ट है और पासवर्ड रॉन्ग है, यूजर आईडी के करस्पॉन्डिंग आपके सिस्टम से पासवर्ड मैच नहीं हो रहा है, तो वहां पर मैसेज आना चाहिए कि पासवर्ड इज इनकरेक्ट, प्लीज एंटर द करेक्ट पासवर्ड। ठीक है, क्योंकि वो डेटाबेस से चेक होके आएगा, नंबर 5 वाला, राइट। उसके बाद कोई मतलब बहुत सारे इसमें दिए हैं आपको। सपोज फॉरगेट पासवर्ड आप क्लिक करते हो तो फॉरगेट पासवर्ड जैसे क्लिक करते हो तो आपसे या तो आपने कोई लॉगिन के टाइम पे कोई क्वेश्चन डाल के रखा था साइन अप के टाइम पे, है ना, या आपके कोई दूसरे अल्टरनेट मेल आईडी पे या आपके फ़ोन नंबर पर, मतलब कहीं ना कहीं उसका अल्टरनेट आप करते हो उसको पासवर्ड को रिगेन करने के लिए। तो वो पर्टिकुलर जो भी पर्टिकुलर मैसेज आपने सोचा है वो पर्टिकुलर मैसेज जो है वो डिस्प्ले होना चाहिए, राइट। जैसे आपने प्रेस फॉरगेट पासवर्ड बटन क्लिक किया तो वो डिस्प्ले होना चाहिए, मतलब आपकी बटन जो है दैट शुड वर्क राइट, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट आई हैव डन इन लास्ट लेक्चर, जो अपना थोड़ा सा ब्रेक हो के हुआ था। ठीक है, अब आज अपन नया आज की उसमें करते हैं। अच्छा, एनीबडी हैविंग एनी डाउट देन प्लीज आस्क। यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ लीजिए। टेस्ट केसेस कैसे लिखना है, आप थोड़े सैम्पल्स जो है गूगल पे भी देखेंगे तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा, बट यू हैव टू प्रैक्टिस, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। ठीक है, आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा हाउ टू राइट द टेस्ट केसेस। और ऐसे जैसे मैंने लॉगिन के लिए बताया, या वैसे किसी भी फंक्शन के लिए, जैसे आपको मैनेज डेटाबेस करना है या अपडेट डेटाबेस करना है, आप किसी भी फंक्शन के लिए जो है वो बना सकते हो। यदि आप किसी पर्सन को ऐड करना चाहते हो या एग्जिस्टिंग सिस्टम से किसी पर्सन को डिलीट करना चाहते हो तो कहीं पर भी एनीवेयर आप जो टेस्ट केसेस जो है हर फंक्शन के लिए जो है आप लिख सकते हो। ठीक है, अब चलिए उसी के आगे कंटिन्यूएशन में लेक्चर है क्लास टेस्टिंग चैलेंजेस। कि जब भी हम क्लास टेस्टिंग करते हैं तो क्या चैलेंजेस आते हैं। यूनिट टेस्टिंग के भी हमने पढ़े थे इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स लाइक इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, राइट, इनहेरिटेंस, हमने इन सब के टर्म्स में भी हमने पढ़े थे। और यहाँ पर अभी हमें क्लास टेस्टिंग में भी चैलेंजेस पढ़ना है इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन। तो जो द वेरी फर्स्ट टॉपिक हियर इज इनकैप्सुलेशन, राइट। So it is difficult to obtain a snapshot of a class without building extra methods which display the class state, isn't it? क्या मतलब है इसका, समझ में आया आपको कि आप जो क्लास है ना, आपकी जो क्लास है, क्लास के अंदर बहुत सारी मेथड्स होती है। तो आपकी क्लास के अंदर बहुत सारी मेथड होती है, तो आप क्या करते हो कि आप क्लास को यूज़ कैसे करते हो। कोई बता सकता है कि हाउ डू यू यूज़ अ क्लास, आप क्लास को यूज़ कैसे करते हो। आपने यदि क्लासेस विद द हेल्प ऑफ अ क्लास, सपोज C++ में कोई आपने प्रोग्राम बनाया है तो हाउ यू कॉल अ क्लास, आप क्लास को यूज कैसे करते हो कि ऑटोमेटिक आपकी क्लास यूज हो जाती है। एनीबडी? बहुत बार मैं बता चुकी हूँ आपको, बोल भी चुकी हूँ, बट स्टिल आई वांट टू आस्क कि हाउ अ क्लास कैन बी यूज्ड। ओके, सो आपको क्या करना है, यू हैव टू यूज डू इट विद द हेल्प ऑफ एन ऑब्जेक्ट, आपको ऑब्जेक्ट की हेल्प से करना पड़ेगा। ओके,
तो आपको क्या करना है, जो भी मेथड आपको पर्टिकुलर यूज करनी है, तो विद द हेल्प ऑफ द ऑब्जेक्ट आप उस मेथड को कॉल करके उस मेथड को डिस्प्ले, उस मेथड से क्लास की स्टेट को डिस्प्ले करवा सकते हैं, राइट। मतलब इट इज नॉट दैट मच इजी, बट यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ creating a method which shows the state of the class, ठीक है। Then in terms of inheritance and polymorphism, each new context of use, that is a subclass, requires retesting because a method may be implemented differently. ये बहुत important point है। देखो, आप यूनिट टेस्टिंग कर रहे हो, तो यूनिट टेस्टिंग तो बहुत आसान है, क्योंकि यूनिट टेस्टिंग में आप क्या कर रहे हो, हर एक यूनिट क्लास को आप टेस्ट कर रहे हो। लेकिन जब दो क्लासेस कंबाइन होती है, तो दो क्लासेस ए और बी अलग अलग है, और ए और बी कुछ इनहेरिटेंस का यूज कर रही है, राइट। तो वहां पर आपको इंटीग्रेशन टेस्टिंग का रोल स्टार्ट करना पड़ेगा। वाई इंटीग्रेशन टेस्टिंग? बिकॉज टू डिफरेंट क्लासेस आर इंटीग्रेटेड एंड इंटरेक्टेड एट दैट टाइम। तो उस इंट्रैक्शन के कारण जो टेस्टिंग हो रही है या कोई एरर आ रहा है, तो उस टेस्ट एरर को रिमूव करने के लिए यू हैव टू परफॉर्म इंटीग्रेशन टेस्टिंग। तो यहाँ पर वही बोला है कि जब भी कोई सब क्लास आती है, तो आपको हर एक सब क्लास को भी क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू री टेस्ट इट, ठीक है ना। बिकॉज इम्प्लीमेंटेशन वो ए का अलग है और इम्प्लीमेंटेशन जो बी का अलग है, तो उसके इंटीग्रेशन के कारण जो चेंजेस आ रहे हैं, यू हैव टू फोकस ऑन दैट, right? Then other unaltered method within the subclass may use redefined method and need to be tested. अब आप सब classes का use कर रहे हो, तो उसके अंदर सब methods भी हैं, तो every method and the relation and the hierarchy of that particular method with the another class or within the same class must also be टेस्टेड। मतलब जब भी आप कोई न्यू क्लास को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तो उस न्यू क्लास की आपको टेस्टिंग करनी है, और उस न्यू क्लास की टेस्टिंग में आपको उसके डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस को भी टेस्ट करना है, राइट। मतलब यहाँ पर वॉट एवर यू आर डूइंग, यू हैव टू अप्लाई वाइट बॉक्स टेस्टिंग, बिकॉज हियर ईच मेथड and each member data member of a class is tested, whether it is a subclass or it is a मेन क्लास। आपको हर एक मेथड को क्या करना है, डिटेल में टेस्टिंग करनी है, और उसकी हायरार्की और उसकी रिलेशन विद द अदर मेथड्स को भी आपको एक्सक्लूसिव चेक करना है, टेस्ट करना है, राइट। नाउ यू नो सम काइंड ऑफ वाइट बॉक्स टेस्टिंग्स आर बेसिस पाथ टेस्टिंग, कंडीशनल टेस्टिंग, डेटा फ्लो टेस्टिंग, लूप टेस्टिंग। तो आपको हर एक मेथड को इंडिविजुअली ये टेस्टिंग को अप्लाई करना है, ठीक है ना। आपको हर एक चीज को अप्लाई यहाँ पर करना है, क्योंकि आपको हर एक फ्लो को, हर एक डेटा के फ्लो को, है ना, जितने भी लूप्स आप यूज कर रहे हो, वॉट एवर यू आर डूइंग, आपको हर चीज को क्या करना है, एक्सक्लूसिव टेस्ट करना पड़ेगा, ओके। देन टेस्टिंग मेथड एप्लीकेबल एट द क्लास लेवल। किस तरह से आप टेस्टिंग मेथड को अप्लाई करोगे एट द क्लास लेवल? तो द वेरी फर्स्ट टेस्टिंग विच हियर इज द रैंडम टेस्टिंग। It requires large numbers of data permutations and combinations and it can be inefficient, ठीक है ना। random testing मतलब कि nothing is fixed there, random you have to, जैसे if you have to test something with the input a and b, तो आप क्या करोगे, a and b की value you will take it at random, और यदि आपको बोल देंगे कि नहीं ये जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन है ये विद इन मतलब 0 to 50 पे होगा, तो आपका जो रैंडमनेस, जो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन है वो कम हो जाएंगे। और यदि आप कोई लिमिटेशंस नहीं दोगे, तो वहाँ पर आपके जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है वो क्या होंगे आपके, वो बहुत बढ़ जाएंगे आपके, राइट। तो दैट विल बी एन इनएफिशिएंट मेथड। It identify operations applicable to a class. It define constraints on their use. It identify a minimum test sequence and it generate a variety of random test sequences. जैसे मैंने आपको बताया अभी कि आप यदि उसकी कोई मिनिमम फिक्स नहीं करोगे या उसका कोई मैक्सिमम फिक्स नहीं करोगे, तो उसके कारण आपका जो सैंपल्स हैं, वो नंबर ऑफ सैंपल्स आपके बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि इफ इट इज ऑफ रैंडम टाइप, तो रैंडम टाइप होने के कारण क्या हो जाएगा आपका कि वहाँ पर कोई भी आपकी जो इनपुट्स हैं जिस पे आप टेस्टिंग करने वाले हो, जिसके हेल्प से उसकी कोई भी लिमिटेशंस जो है वो नहीं रहेगी। तो आपको एक मिनिमम नंबर्स जो है वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, सिर्फ आप उन्हीं को अप्लाई करके और उन्हीं पे कंस्ट्रेंट का यूज करके आप क्या करोगे, आपको उसको अप्लाई करना है टू एनी क्लास इन ऑर्डर टू फाइंड अ, इन ऑर्डर टू डू अ टेस्टिंग, ठीक है। तो
तो एक रैंडम टेस्टिंग होती है जिसमें देयर आर नो लिमिटेशंस ऑफ इनपुट। यहाँ पर आप बहुत सारे परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशंस की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, टेस्टिंग को अप्लाई कर सकते हो। बस इसका ड्रॉबैक एक ही है कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बहुत तरह के हो सकते हैं, तो आपको टेस्टिंग करने में जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा लगेगा। ओके, बिकॉज यू हैव टू सी सो मेनी डिफरेंट ऑप्शंस। Then another is the partition testing. Okay, this is one of the very important testing, you can say, which reduces the number of test cases which is required to test any class, है ना। ये number of test cases को reduce करते हैं। Why? Because partition मतलब आप जो single प्रोडक्ट पे काम कर रहे थे, एप्लीकेशन पे काम करते, you have divided that into the number of partitions. Okay, now it can be again divided into some categories like state based partitioning, attribute based partitioning and category based partitioning। ठीक है, बहुत तरह की उसमें पार्टीशनिंग हो सकती है। Now see what happens, we'll see one of them. First of all, see the last one, that is the category based partitioning. ठीक है, so what happens in category based partitioning, every operations are categorized according to their functions, that is initialization, computation, query, termination। आपको पता है ना, क्योंकि जैसे हर ऑपरेशंस जो है वो अलग अलग टाइप के परफॉर्म होते हैं। कुछ स्टार्टिंग में यूज़ होते हैं, कुछ एंड में यूज़ होते हैं, मतलब क्लोजिंग स्टेटमेंट्स या टर्मिनेशन स्टेटमेंट होते हैं। कुछ बीच में यूज़ होते हैं जो हम कोई रिट्राइवल के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। कुछ कंप्यूटेशन के लिए यूज़ करते हैं जैसे लूप्स वगैरह है ना। तो इनिशियलाइजेशन अलग होता है, कंप्यूटेशन अलग होता है, क्वेरी अलग होता है, और एंडिंग और क्लोजिंग स्टेटमेंट जो है वो अलग अलग होते हैं। तो आपने क्या किया, आपने कैटेगरी वाइज क्या करा, आपके अपने फंक्शंस को पार्टीशन कर दिया, और फिर आप उस पर टेस्ट केस अप्लाई करके वहाँ पर आप एरर को, टेस्टिंग को अप्लाई करोगे और एरर को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। फिर कुछ होते हैं दैट इज एट्रीब्यूट बेस्ड पार्टीशनिंग। जो एट्रीब्यूट बेस्ड पार्टीशनिंग होती है उसमें क्या होता है, यू नो दैट एवरी क्लास हैज इट्स ओन एट्रीब्यूट्स। हर क्लासेस का खुद का एट्रीब्यूट होता है, राइट। एंड ऑपरेशंस आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू दोज यूज ऑफ द एट्रीब्यूट्स, राइट। मतलब आप क्या कर सकते हो, एट्रीब्यूट को मॉडिफाई कर सकते हो। सपोज अभी यदि मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास की बात करूँ तो दैट इज द सफिशिएंट फॉर इंट। लेकिन मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट इन यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो आई कैन यूज डबल। लेकिन मैं बैंक अकाउंट्स डिटेल की बात करूँ तो आई कैन यूज लॉन्ग। मतलब आपके जो एट्रीब्यूट के जो आपके मतलब जो डेटा मेंबर्स हैं, वो डेटा मेंबर्स की जो भी है उसमें भी आप जो है अलग अलग उसमें भी पार्टीशनिंग जो है आप वो कर सकते हैं, ठीक है। देन स्टेट बेस्ड पार्टीशनिंग। स्टेट बेस्ड पार्टीशनिंग में क्या होता है, ये हम आप स्टेट ट्रांजिशंस जो पढ़ चुके हो उसका ही ये रिलेटेड है कि जब आप मतलब जहाँ पर भी स्टेट जो है किसी भी उसकी चेंज हो रही है तो वहाँ पर उसका जो टेस्टिंग का लेवल है वो भी चेंज हो जाएगा। स्टार्ट स्टेट में अलग रहेगा, देन रेडी स्टेट में अलग रहेगा, देन प्रोसेस स्टेट में अलग रहेगा, और लास्ट में जो आपका टर्मिनेशन स्टेट है या कोई वेटिंग स्टेट है वहाँ पर मतलब यू हैव टू पार्टीशन। मतलब आपको इन ऑर्डर टू ब्रेक योर वर्क इनटू अ स्मॉलर पार्टीशंस, आप अलग अलग डिफरेंट टाइप की पार्टीशन टेस्टिंग को परफॉर्म कर सकते हो। और जब भी आप पार्टीशन टेस्टिंग कर रहे हो तो आप उसको भी अलग अलग तरीके से कर सकते हो। आप नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स को अलग करके टेस्ट कर सकते हो, आप नंबर ऑफ ऑपरेशंस को अलग करके टेस्ट कर सकते हो ऑन मतलब ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैटेगरीज, राइट। या जो आप जो भी प्रोसेस है उसकी जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स है उसके बेसिस पर आप कर सकते पार्टीशनिंग कर सकते हो, राइट। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्लास टेस्टिंग चैलेंजेस में, जिसमें हमने ये पढ़ा है कि आपको हर एक क्लास को टेस्ट करना है, उसके हर एक मेथड को टेस्ट करना है, वेदर वो मेन क्लास है या उसकी सब क्लासेस है। आपको हर एक मतलब वो मेथड आपकी अल्टर तो नहीं हुई है, आपको हर एक चीज़ को क्या करना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा। फिर आपको जो डिटेल्ड टेस्टिंग करनी है, ब्लैक बॉक्स बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है, आपको वाइट बॉक्स को अप्लाई करना है यहाँ पर। फिर कुछ टाइप की टेस्टिंग मेथड्स होती है जो क्लास लेवल पर आप एप्लीकेबल मतलब क्लास टेस्टिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसमें आपकी रैंडम टेस्टिंग आ जाएगी, ठीक है। रैंडम टेस्टिंग में आप बहुत सारे इनपुट्स को ऑन द बेसिस ऑफ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस जो है
वो आप एज एन इनपुट ले सकते हो और आप उसको अपने एप्लीकेशन पे अप्लाई कर सकते हो। और जब आप अपने एप्लीकेशन पे उसको अप्लाई करोगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट्स जो है वो जनरेट होंगे, मतलब आपके एक्चुअल रिजल्ट और एक्सपेक्टेड आउटकम्स आप वहाँ पर देख सकते हैं। और आप अपने परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस के हेल्प से क्या करोगे, इनपुट को चेंज कर सकते हो और वहाँ पर फिर आपको उसका रिजल्टेंट जो है उसमें आप कंपेयर करके देख सकते हो कि कौन सा बेटर है आपके लिए और कौन सा बेटर नहीं है। पर इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपके जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत सारे बन सकते हैं। तो जो कॉम्बिनेशंस के नंबर्स को रिड्यूस करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप एक मिनिमम या मैक्सिमम जो है वो आप यहाँ पर फिक्स कर सकते हो, जिसके कारण जो आपके नंबर ऑफ इनपुट्स हैं वो थोड़े से लिमिटेड हो सकते हैं, राइट। फिर पार्टीशन टेस्टिंग आप यूज़ कर सकते हो। पार्टीशन टेस्टिंग में आपको टेस्ट केसेस लिखना है, लेकिन टेस्ट केसेस जो है वो कैटेगरी वाइज लिख सकते हो, या तो स्टेट बेस्ड पार्टीशनिंग हो सकती है, या एट्रीब्यूट बेस्ड पार्टीशन हो सकती है, कैटेगरी बेस्ड पार्टीशन होती है। ठीक है, यदि एट्रीब्यूट बेस्ड है मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट्स या डेटा मेंबर्स का आप यूज़ कर रहे हो उसके जो डिफरेंट डिफरेंट रिटर्न टाइप्स है उसके बेसिस पे आप पार्टीशन कर सकते हो। या मेथड्स हैं तो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स के बेसिस पर आप कर सकते हो कि वो मेथड किस जगह पर यूज हो रही है और क्यों यूज हो रही है, राइट। उसके बेसिस पे भी आप कर सकते हो। देन एक और ले लेते हैं, अभी लास्ट 8 मिनट्स बचे हुए हैं। फॉल्ट बेस्ड टेस्टिंग। फॉल्ट बेस्ड टेस्टिंग जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। क्यों? क्योंकि हम जब भी कोई फॉल्ट आता है ना, तो आपको ये चीज़ पता है कि जब भी कोई फॉल्ट आता है तो सिस्टम्स जो है उसमें आपका जो बैकअप है वो हमेशा आपका रहता है। क्यों? क्योंकि आपके पास ऑल्टरनेटिव जो है वो हमेशा होने चाहिए। मतलब कोई भी क्लास है तो उसकी जो सब क्लासेस है ना, वो इसीलिए होता है। मतलब यदि मेन फंक्शन आपने बहुत जगह पे यहाँ बैकअप वाला जो फंडामेंटल है वो आपने पढ़ रखा होगा। तो क्यों इसका यूज होता है कि बिकॉज इट इज बेस्ट रिजर्व फॉर ऑपरेशंस एंड दी क्लास लेवल्स, है ना। आपको मतलब आप यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपका रिजर्व मतलब कोई भी ऑल्टरनेट जो है वो हमेशा इम्पोर्टेंट होता है। ऑल्टरनेट होना आपका बहुत ही ज़रूरी है, अदरवाइज आप उसको बैकअप करके नहीं कर पाएंगे, आपका सिस्टम जो है उसमें लॉस हो सकता है। इट यूजेस इनहेरिटेंस स्ट्रक्चर डेफिनेटली, है ना। अपन ए और बी से सी निकालते हैं। इफ यू आर यूजिंग ए एंड बी बोथ इन सी, तो यदि ए में कुछ प्रॉब्लम है तो यू कैन यूज इट विद द हेल्प ऑफ बी, या सी से डी आ रहा है, राइट। तो आप उसको फर्दर मतलब इस तरह से लेवलिंग ऑफ हायरार्की करके आप इसको कर सकते हो। इट टेस्टर एग्जामिन्स द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस मॉडल and hypothesizes a set of possible defects that may encountered in operation calls and message connections and build appropriate test cases, right। मतलब आप पहले से ही क्या करोगे, सारे पॉसिबल जो डिफेक्ट्स जो पॉसिबल एरर्स आ सकती है आपकी, ठीक है ना, आप उसको उसके लिए टेस्ट केसेस को डिज़ाइन करके रख दोगे और उसके बेसिस पर आप फिर अपने कनेक्शंस को अपने ऑपरेशंस को वॉट एवर यू हैव बिल्ड अप आप सबको क्या करने वाले, यू आर गोइंग टू apply those test cases and you will check for the डिफेक्ट्स, राइट। तो उस केस में आपका क्या होगा कि सारे पॉसिबल जितने भी डिफेक्ट्स जो ऑकर हो सकते हैं उसके आप पहले से प्री प्रिपरेशन करके रख सकते हैं, ताकि जब आप उसको अप्लाई करें तो वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो है वो आपको नहीं आए। इट मिसेस द इनकरेक्ट स्पेसिफिकेशन एंड एरर्स इन द सब सिस्टम इंट्रैक्शंस, राइट। मतलब वॉट एवर यू आर यूजिंग, आपको वहाँ पर जो है आपका जो सिस्टम है वहाँ पर आपका जो है हर हर इस चीज़ को आपको स्पेसिफाई करना है। मतलब अभी मैंने आपको टेस्ट केसेस में भी यही चीज़ बताई। आप टेस्ट केसेस जो लिख रहे हैं वो किसी भी फीचर्स के लिए या फंक्शन के लिए लिख सकते हो, बट यू हैव टू राइट इन बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव सेंस, कि सब कुछ आप वैसे के वैसा जैसा आपने सोचा था कर रहे हो तो भी आपका रिजल्ट पास होना चाहिए। आपने यदि उसका नेगेटिव सेंस में लिखा है कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा ही नहीं, तो उसके लिए भी आपको जो मैसेज है वो आपको कहीं ना कहीं डिस्प्ले करवाना पड़ेगा ताकि आपको समझ में आ जाए, राइट। तो दिस आर दी वेरियस class testing challenges in which you have studied about the random testing, partition testing and fault based टेस्टिंग, ठीक है। फॉल्ट बेस्ड टेस्टिंग में इन ऑल समरी की बात करें तो देयर मस्ट बी ऑलवेज इन बैकअप फॉर दी सिस्टम ऑल्टर, मतलब जो भी आप फीचर यूज़ कर रहे हो, जो भी आप फंक्शन यूज़ कर रहे हो, जो भी आप क्लास यूज़ कर रहे हो, ठीक है ना, हर
आपका अल्टरनेट जो बैकअप है वो होना ज़रूरी है, क्योंकि क्योंकि डिफेक्ट जो है वो कभी भी आ सकते हैं, वो कभी भी एनकाउंटर हो सकते हैं। किसी भी ऑपरेशन, आपने किसी मेथड को कॉल किया तो किसी भी मेथड कॉल के टाइम पे वो जो है, मतलब जब भी मेथड के बीच में कनेक्शन हो रहा है, मैसेजेस पास हो रहे हैं, राइट, तो वहाँ पर कहीं पर भी वो ऑकर जो डिफेक्टिव ऑकर हो सकता है। तो आपको उसका अप्रोप्रिएट टेस्ट केसेस डिज़ाइन करके आपको उसका ऑल्टरनेटिव जो है वो बताना पड़ेगा हमेशा, राइट। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आज की क्लास में आपने क्लास टेस्टिंग पढ़ा, राइट, और उसके क्लास टेस्टिंग में कौन कौन सी डिफरेंट लेवल्स ऑफ टेस्टिंग जो आप अप्लाई कर सकते हो ये आपने पढ़ा है कि व्हाट आर द डिफरेंट चैलेंजेस which can be occur in a class testing, right? चलिए, if you have any query then you can ask from both the PPT, लेक्चर नंबर 3 PPT एंड लेक्चर नंबर 4 PPT। आपको दोनों में से कोई भी, हाउ टू डिजाइन अ टेस्ट केसेस, इज इट क्लियर विद यू कि आप टेस्ट केसेस डिजाइन कैसे करोगे? जो आपको टेबल बताया है टेस्ट केसेस डिजाइन करने के लिए, आपको उस टेबल को एम्फेसाइज करना है, आप उसको उस टेबल को भूलना नहीं है। मतलब आपको स्टेप्स लिखनी है, स्टेप्स नंबर 1 2 3 4, फिर आपको प्रोसीजर लिखनी है इन द फॉर्म ऑफ इनपुट्स, और फिर आपको एक्सपेक्टेड आउटकम एज वेल एज एक्चुअल आउटकम, दोनों को आपको क्या करना है, लिखना है। और दोनों में यदि सेम होता है तो पास फेल लिखेंगे, और डेविएशन होता है तो आपको वहाँ पर रिमार्क या कमेंट्स भी पास ऑन करने रहेंगे, राइट। तो इतना आपको टेस्ट केसेस के टाइम पर इतना आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है।